So in today's class, we'll proceed with the analysis of class 10th mathematics chapter 1 real number PYQ। पिछले 8-10 साल में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट 2 और 3 क्वेश्चन है जो मैंने इस असाइनमेंट में लिया, वो आपके असर्शन बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसका असर्शन क्या है आपका, यूनिट डिजिट ऑफ 3 raised to power n कैन नॉट बी एन इवन नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n एंड 2 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 3 raised to power n फॉर एनी नंबर n। तो आप लोगों को असाइनमेंट मैंने कल ही दे दिया था और मैंने कहा था ये आपको करके आना है। अब जिस बच्चे का जो आंसर है वो मुझे बताओ कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कितने बच्चों का आंसर ए आ रहा है? कितने बच्चों का आंसर बी है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी? ओके, देखो क्वेश्चन ये है आपका। अगर आप क्वेश्चन को देखो, योर क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन। योर क्वेश्चन इज यूनिट डिजिट ऑफ 3 raised to power n। अब ध्यान से देखो, 3 raised to power n कैन नॉट बी एन इवन नंबर, कैन नॉट बी एन इवन नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये आपका क्वेश्चन था, राइट? और रीजन था 2 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 3 raised to power n फॉर एनी नंबर n। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो, अगर 3 raised to power n, यानी कि n की जगह मैं कोई भी नेचुरल नंबर रखता हूं, अगर मैं n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखता हूं, समझ आ रहा है? तो उसको सॉल्व करने के बाद जो भी मेरी वैल्यू आती है वो डिविजिबल बाय 2 होनी चाहिए, यस और नो? उसका मतलब ये है कि 3 raised to power n की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 आना चाहिए। अब आप ये बताओ, क्या 3 2 से डिविजिबल है? नहीं है ना, 3 2 से डिविजिबल। कहता 3 raised to power n, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 3 raised to power n इक्वल टू क्या होगा, बेस 3 raised to power n। ये होगा आपका, क्लियर हो गया? तो द प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 3 raised to power n इज द 3, and the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantee that there are no other prime except 3 in the prime factorization of 3 raised to power n। तो ये आप ये कह रहे हो कि अगर मैं 3 की जगह कुछ भी रखूं, जैसे कि आप ये देखो, 7 ने रखा 3 raised to power n, तो क्या आएगा 3। 3 raised to power 2 तो क्या आएगा 9। 3 raised to power 3 तो क्या आएगा 27। कुछ इस तरह से आता जाएगा आपका। आप कहीं भी देख लो, जो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे 9 को, तो भी क्या आएगा 3। मैं 9 को फैक्टराइज करूंगा तो भी क्या आएंगे, सारे के सारे 3। और 27 को फैक्टराइज कर रहा हूँ तो भी सारे के सारे क्या आएंगे आपके 3। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो क्या कहती है कि भाई जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो भी हमारे फैक्टर्स होते होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ये बात क्लियर है सबको? क्लियर हो गया था? ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हमें दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, थ्री। देखो यही आपको यहाँ बताया जा रहा है, कहता है प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 3 raised to power n, यानी कि जो प्राइम नंबर होगा, जो आपका प्राइम क्या होगा, द प्राइम नंबर, वो आपका होगा क्या, तो 3 ही होगा। देर आर नो अदर प्राइम नंबर एक्सेप्ट 3, थ्री के अलावा कुछ और आएगा ही नहीं। तो 3 तो इवन नंबर है नहीं, ना 9 आपका इवन नंबर है, ना 27 आपका इवन नंबर। पहले इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है? Hence there is no natural number n for which the unit digit of 3 raised to power n is the even number। क्लियर हो गया आता, ठीक है? अच्छा, उसने रीजन क्या दिया था आपको? अगर हम रीजन की बात करते हैं, व्हाट हैज बीन गिवन, दैट 2 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 3 raised to power n। यही तो रीजन है, क्योंकि 2 नहीं आ रहा है इसमें। अगर 2 इसमें आता तो ये डिविजिबल बाय n होता, क्योंकि ये इवन नंबर बन जाता। और जैसे 3 के साथ अगर 2 आ जाता तो क्या बन जाता, 6। 9 के साथ अगर 2 आता तो क्या बन जाता, 18, तो वो भी इवन नंबर बन जाता। 2 आना जरूरी है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आना जरूरी है, 2। 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, बिकॉज 2 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 3 raised to power n फॉर एनी नंबर n। उसका मतलब ये आपका इवन नंबर नहीं हो सकता। तो ये मत सोचना कि असर्शन रीजन में इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा आपसे यही पूछा जाए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपने एनसीईआरटी में भी देखो, अगर आपको क्लियर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में देखा हुआ है। क्वेश्चन ये आपका, पहले इसके असर्शन की बात करते हैं।
4 एंड्स विद डिजिट 0 फोर सम नेचुरल नंबर है। आपको कहा जा रहा है 4 जो है वो डिजिट 0 पर एंड कर सकते हैं। एन इज व्हाट? नेचुरल नंबर। यानी कि क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप एन की जगह 1 रखते हो 4 तो क्या आ जाएगा? 4। 4 तो क्या आ जाएगा? 16। 4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 64। 4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 256। अब क्या रहा है, कहीं भी देखो अभी तक जीरो तो नहीं आ रहा ना, एंड में नहीं आ रहा ना। तो क्या रहा है, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको हम यहाँ पे पुट करें और ये जीरो आ जाए। यानी कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको अगर जब आप एन की जगह रखोगे तो सॉल्व करने पे लास्ट डिजिट जीरो आ जाए। होगा? नहीं। फाइव फाइव पे कैसे होगा? 256 को 4 से कर तो 6 4 24, लास्ट में 4 ही आएगा। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर देखो, बेसिक फॉर्म क्या होती है? एक्स रेस टू पावर है। यही फॉर्म है ना आपकी। स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्या? एक्स रेस टू पावर है। इट विल एंड विद डिजिट जीरो। इट विल एंड विद डिजिट इट विल एंड विद डिजिट जीरो। ये जीरो पे एंड करेगा, लेकिन कब करेगा ये? कब ये जीरो पे एंड करेगा आपका? व्हेन एक्स हैज बोथ 2 and 5 एज इट्स फैक्टर। 2 and 5 एज इट्स फैक्टर। अगर एक्स के 2 और 5 दोनों फैक्टर होते हैं तभी ये चीज पॉसिबल। बात समझ में आ रही है? तभी ये चीज आपकी क्या है? पॉसिबल। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया, क्या था? 4 एंड विद द डिजिट जीरो फोर सब नेचुरल। ये तो कह रहा है कि एंड कर सकता है, तो ये तो फॉल्स है। ये चीज क्या है आपकी? फॉल्स। और आगे कहा जा रहा है फॉर अ नंबर एक्स, यानी कि ये वाला एक्स बेसिक नंबर जो हमारा क्या था? 4। यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? 4। हैविंग 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। अगर 4 के 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर होंगे तभी ये चीज पॉसिबल है। क्या 4 में 2 और 5 आता है? 2 और 5, सिर्फ 2 आता, 5 नहीं आता। इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, यानी कि असर्शन आपका क्या है? फॉल्स है, और रीजन आपका क्या है? ट्रू है। तो असर्शन आपका फॉल्स है, रीजन आपका ट्रू है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब ये कितने बच्चों का ठीक हुआ? वेरी गुड। ये आपका तो सर गलत हो गया ना, आपने तो पहले ही बता दिया कि आप तो क्या तो होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका असर्शन है वो क्या है, देखो क्या था? फोर एनी टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू, देयर एचसीएफ इज 1, एलसीएम इज पी इंटू क्यू। कह रहा दो प्राइम नंबर है। एक प्राइम नंबर क्या है आपका? पी। और दूसरा प्राइम नंबर क्या है आपका? क्यू। और कह रहा उनका एचसीएफ क्या है? 1। तो बताओ पी इंटू क्यू क्या होगा? पी इंटू क्यू क्या होगा? भाई पी इंटू क्यू फिर आपका पी क्यू ही होना चाहिए। अग्री करते हो? जैसे कि मान लो एक नंबर है आपका 2, दूसरा नंबर क्या है आपका? 3। तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 1। और 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 into 1। तो एचसीएफ तो 1 ही आ रहा है। एचसीएफ क्या आ रहा है? 1। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम जो होगा हमारा, सर हमें ये कैसे पता लगे कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है उसमें एलसीएम? वो ये बताओ। सारी इतनी बात क्लियर हो गई आपको? कि मैं आपको ये बता रहा था कि अगर देखो 2 जो है इसका फैक्टर्स क्या है? 2 into 1। 3 जो है इसका एलसीएम आपको समझ में आ रहा होगा, 1 है कि कॉमन फैक्टर जो है दोनों का 1 है। तो अगर आप एलसीएम निकालोगे तो देखो 2 into 1 क्या? 2। और 3 into 1 क्या? 3। तो वही आ रहा ना जो इन दोनों का प्रोडक्ट, एलसीएम वही आएगा। यानी कि अगर दो को प्राइम नंबर है जैसे कि 3 और 5, तो इनका एचसीएफ भी क्या होगा? 1। लेकिन जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो वो 3 into 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 15। जो इनका प्रोडक्ट होगा वो उसी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है? 4 any 2 नेचुरल नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा। वो भी बात सही कह रहा है, क्योंकि एचसीएफ तो 1 ही है। 1 को एलसीएम से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आएगा। तो इसका जो आपका असर्शन है वो भी ट्रू है, और रीजन जो है वो भी ट्रू है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है। तो इसका जो आपका आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन। इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा जा रहा है शो दैट द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? इसके वन को मिला के कितने फैक्टर होते हैं? वन को मिला के, वन को मिला के तीन फैक्टर होते हैं। वन को मिला के कितने फैक्टर होते हैं? तीन। और प्राइम नंबर में वन को इंक्लूड करके कितने फैक्टर होते हैं? टू। यही होता है आपका। ठीक है। अब आप देखो ये जो नंबर है आपका 5 इंटू 11 इंटू 17, 5 इंटू 11 इंटू 17। ये देखो, तो ये जो नंबर है आपका, यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? 11। 11 आप क्या ले सकते हो? कॉमन। तो आपने लिखा है 11। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 5 इंटू 17 और प्लस में क्या आ जाएगा? 3। तो ये हो गया 11। 17 5 से कितना हो जाएगा? 85 और प्लस में क्या हो जाएगा? 3। तो ये हो गया आपका 11। 85 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 88। तो कहने से दैट 11 और 88 को भी क्या ले सकते हो? 11 इंटू 8। 88 का मतलब ये हो गया ना 11 इंटू 8। तो 8 को क्या ले सकते हो? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो देखो इसमें कितने फैक्टर है? एक इसका फैक्टर हो गया 11, एक इसका फैक्टर हो गया 2, और अगर मैं 2 2 जा कर दूं तो एक इसका फैक्टर क्या हो गया? 4। जैसे मर्जी आप देख, या ऐसे नहीं देखना तो ऐसे देखो। ये क्या था? 11 और 88 क्या था? 11 इंटू 8। तो एक फैक्टर 11 दिखाई दे रहा है, एक फैक्टर 8 दिखाई दे रहा है, और वन तो सब में ही होता है। वन को एक्सक्लूड करके कितने होने चाहिए? 2 फैक्टर। और वन को इंक्लूड करके कितने होने चाहिए? 3 फैक्टर। बिकॉज गिवन नंबर, बिकॉज गिवन नंबर हैज 2 फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग वन। या तो ऐसे लिखो इसको, 2 फैक्टर्स 11 and 8 excluding 1, 11 and 8 excluding 1, therefore it is a composite number, therefore it is a, therefore it is a composite, therefore it is a composite number, and this is the final answer of this question. क्लियर हो गया यहाँ तक? चलूँ मैं आगे? ठीक है। हाँ जी। ये किस चीज का ठीक था? आपके कोई भी ठीक नहीं है बाकियों के भी? आप क्लियर है सबको? चलूँ मैं आगे? मैं करना जल्दी करो साथ साथ में। अभी चेक करूंगा सबका असाइनमेंट रजिस्टर में। हो गया? चलो जी आगे चलते हैं। तो देखो एग्जैक्टली अगर मैं प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, देखो यही बात बताई गई है आपको। आपका नंबर क्या था अगर आप देखो तो? 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11, यही था आपका नंबर, राइट? तो हमने क्या किया? 11 को कॉमन ले लिया। जैसे आपने 11 को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया? 5 इंटू 17 प्लस 3। 5 इंटू 17 क्या हो गया? 85, और प्लस में क्या हो गया? 3। तो ये आपका 88 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है। आपने कहा विच इज डिविजिबल बाय। अब देखो इसमें क्या आएगा? 2 भी आएगा, इसमें 4 भी आएगा, इसमें 8 भी आएगा, और ये आपको 11 तो दिखाई दे ही रहे। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि वन को एक्सक्लूड करके 4 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। वन को एक्सक्लूड करके कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं? 4। एंड इट इज अ कंपोजिट नंबर, एंड इट इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। चलो मैं आगे? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। चलो, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 इज, कहता था एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182। इतनी बात क्लियर है? कहता दो नंबर का जो एलसीएम है वो कितना है आपका? वो 182 है, और उनका जो एचसीएफ है वो कितना है? 30।
इफ वन ऑफ द नंबर इज 26 तो अदर नंबर क्या आपसे पूछा था। फॉर्मूला हमें पता है। सबसे पहले आप लिखोगे लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स। हमें पता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी के। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, पहले समझ लो सारे। लेट एलसीएम ऑफ, वी नो दैट एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ दो सेम टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन जो एलसीएम है आपका वो कितना है, 182। एलसीएम कितना है आपका, 182। और एज पर क्वेश्चन जो आपका एचसीएफ है वो कितना है, 13। तो एचसीएफ की जगह क्या आ जाएगा, 13। एज पर क्वेश्चन दोनों में से एक नंबर की वैल्यू की बना 26, जो मैं ले लेता हूँ ए। कहा ना वन ऑफ द नंबर इज 26, दोनों में से एक नंबर की वैल्यू कितनी है, 26। फाइंड द अदर नंबर, अदर नंबर आपने क्या ले लिया, बी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब आप इसको सॉल्व करोगे 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। द अदर नंबर इज 19। मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्लियर हो गया, जो अदर नंबर होगा आपका वो क्या होगा, 19। अदर नंबर क्या होगा, 19। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। आपको ये कहा जा रहा है भाई वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, जब आप उस नंबर से 85 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। जब आप उसी नंबर से, उसी ग्रेटेस्ट नंबर से 72 को डिवाइड करोगे, जब आप उसी ग्रेटेस्ट नंबर से 72 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 2। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्या है, कहता फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72। मान लो वो नंबर हो गया x। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं 85 को x से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। और क्वेश्चन के अगर मैं 72 को 8 से x से डिवाइड करता हूँ, इन दैट केस मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 2। क्योंकि देखो रिस्पेक्टिवली लिखा है, रिस्पेक्टिवली पता है ना, फर्स्ट के साथ फर्स्ट और सेकंड के साथ सेकंड। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ ये नंबर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको क्या करना है, आप 85 में से जो इसका रिमाइंडर है पहले तो वो माइनस करो। तो बताओ 85 माइनस 1 कितना, 84। कितना आएगा, 84। और 72 में से इसको 2 को माइनस कर दो तो 72 माइनस 2 कितना, 70। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक, 72 माइनस 2 कितना होगा, 70। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो क्या करना होता है हमें, अच्छा ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था मैं उस पर आ रहा हूँ, अनिकेत जो आपने क्वेश्चन पूछा था, सर एलसीएम और एचसीएफ का क्या वो रहता है। अगर वो मिनिमम वैल्यू पूछते हैं, क्या पूछते हैं, मिनिमम, तब आप फाइंड करते हो एलसीएम। और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है तो हमें फाइंड करना होता है एचसीएफ। अब उसने पूछा ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए क्या फाइंड करोगे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो भी रिमाइंडर वैल्यू थी उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपने क्या किया, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज द एचसीएफ हो। लेकिन 85 और 72 का एचसीएफ नहीं निकालोगे, 85 से जो रिमाइंडर है उसको माइनस करोगे, 72 का जो 72 के रिस्पेक्ट में जो रिमाइंडर है उसको माइनस करोगे। तो 85 माइनस 1 कितना हो गया, 84। 72 माइनस 2 कितना हो गया, 70। तो यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 84 किसके इक्वल होगा, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करेंगे तो आपको पता है, जैसे यहाँ पे आप एलसीएम करोगे तो ये क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21। तो 2 2 3 7 ये आ गया आपका। और 70 के केस में भी करोगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 5 7 जा 35। तो 2 5 7। अब एचसीएफ है तो कॉमन फैक्टर देखा जाता है, तो ये क्या हो गया आपका 2, और कॉमन क्या है आपका 7। तो 2 इंटू 7 क्या हो गया, 40। अच्छा और कोई अनदर मेथड है फाइंड करने का, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि एक नंबर क्या है आपका 84, तो दूसरा आपका क्या है 70। आप इसको एक साथ करो, और तब तक आप इसको करते रहो जब तक ये दोनों किसी एक टेबल में डिवाइड हो। जैसे कि 2 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अभी अभी भी 7 के टेबल में भी आएंगे, राइट। तो 7 6 जा 42, और 7 5 अब नहीं आएंगे। तो टिल हेयर ये आपका एचसीएफ ही था। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 7 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 14।
HCF क्या हो जाएगा, 2 × 7 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 14। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो आपकी जो वैल्यूएशन आ गई वो क्या आएगा, द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज 14। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65 and -117, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो पहले क्वेश्चन की अप्रोच को समझो। क्या, अगर आप क्वेश्चन को देखो, आपको कहा जा रहा है इसका जो HCF है इसका 65 और 117 का वही है। हम अपने अकॉर्डिंगली भी 65 और 117 का HCF निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना 65 और 117 का HCF। जो हमारे अकॉर्डिंगली 65, जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि भाई फाइंड द HCF ऑफ 65 और 117, तो आपने कहा सर 65 और 117, आपने कहा सर ये 13 पे जाएगा, राइट। 13 5 जा 65 और 13 9 जा 117, बस यही इसका HCF आ गया। आपके अकॉर्डिंगली HCF क्या आ गया 13। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो HCF है आपका वो कितना है 65 एंड -117। कितना है 65 एंड -117। तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ 65 एंड -117, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, यहाँ 13 है, यहाँ मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5 एंड -9, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 13/13 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 एंड -9। तो 13 से 13 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हो कि 5 एंड -9 जो है वो 1 के इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 एंड -9 को यहाँ ले जाओ तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5। तो मेरा n की वैल्यू कितना आना चाहिए। तो ये इसका प्रोसेस है, ये इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच है। हाँ बिल्कुल, पर ये इजी हो गया ना आपका। आपने 13 को क्या ले लिया कॉमन ले लिया, जैसे आपने 13 को कॉमन लिया वो सीधा डायरेक्टली कैंसिल हो गया। क्या कर रहे, क्या किया आपने, सबसे पहले हमने देखो क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो या डायरेक्टली करो वो आपकी मर्जी है। लेकिन क्या एग्री करते हो हमारा HCF 13 आएगा, यस और नो। हमारा HCF क्या आएगा 13। अब एज पर क्वेश्चन जो आपका गिवन HCF है वो इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में ना 65 एंड -117, और आपके अकॉर्डिंगली जो HCF की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 13 आई है। जब आप इक्वेट करोगे तो माइनस यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, जैसे कि अभी आप कह रहे थे माइनस को यहाँ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा 13 और 117 को प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 130। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 130/65 विच इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ n होगी वो क्या होगी वो 2। वैल्यू ऑफ n जो होगी वो क्या होगी आपकी 2 होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। हम मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। कहता ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर। मानो 3 पर्सन, ये हो गया आपका पर्सन ए, ये हो गया पर्सन ए, ये हो गया पर्सन बी, एंड दिस वन इज पर्सन सी, ये हो गया पर्सन सी। एज पर क्वेश्चन जो पर्सन ए है जब वो एक कदम चलता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है 30 सेंटीमीटर। तो ये जो कवर करता है वो 30 सेंटीमीटर कवर करता है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। जो पर्सन बी है जब वो चलता है तो कितने डिस्टेंस कवर करता है 36 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 36 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत। और जो पर्सन सी है जब ये चलता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच। अब देखो यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा है आपको मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या होता है एलसीएम, मिनिमम का मतलब क्या होता है एलसीएम। कहता व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो कम से कम कितना डिस्टेंस तीनों को कवर करना चाहिए जिससे कि जो ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, जिससे कि जो डिस्टेंस कवर होंगे तीनों के वो क्या होंगे वो सेम। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, कि मिनिमम डिस्टेंस तीनों को कितना चलना चाहिए सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। उसके लिए इतना तो क्लियर हो गया कि हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो आपने डायरेक्टली जैसे हमने मिनिमम देखा तो आपने क्या कहा रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी द एलसीएम ऑफ 30 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, यस और नो। क्लियर हो गया।
तो 30 का क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 36 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 40 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। अब देखो एलसीएम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो 2 की पावर 1, 3 रेस टू पावर 1, 5 रेस टू पावर 1, जो पावर तीनों में क्या है, जो वैल्यू तीनों की सेम है उसकी तो हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम। जो वैल्यू तीनों की सेम है उसकी क्या लोगे, हाईएस्ट वैल्यू लोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो जो सेम वैल्यू होती है उसकी हाईएस्ट पावर ली जाती है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1, यहाँ 2 रेस टू पावर कितना है, 2, यहाँ 2 रेस टू पावर कितना थी, तो हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी, 3। 3 वाले केस में देखो 3 रेस टू पावर 1, 3 रेस टू पावर 2। अब जो सेम वैल्यू है वो 3 में नहीं है तो 2 में है, तो 2 में भी जो कॉमन वैल्यू है उसकी भी हाईएस्ट पावर लो, तो क्या होगा, 3 रेस टू पावर 2। और 5 देखो यहाँ पे कितना, 5 रेस टू पावर 1, 5 रेस टू पावर 1, ये भी दो जगह सेम है और इसकी हाईएस्ट पावर भी कितनी है, 1 ही है, तो एक बार 5 लोगे। कॉमन वैल्यू को एक ही बार रखा जाता है, चाहे वो 3 वाली हो चाहे 2 वाली, लेकिन पावर क्या लेनी है उसकी, हाईएस्ट। तो जब आप सॉल्व करोगे 2 रेस टू पावर 3 कितना आएगा, 8, 3 रेस टू पावर 2 कितना आएगा, 9, और 5 रेस टू पावर 1 तो 5 ही हो गया। तो 9 5 जब 45, 45 इंटू 8 कितना होगा, 360 सेंटीमीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो आपका कितना होगा, 360 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस ही शुड वॉक इज 360 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। मेक अ नोट ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। कहता है चेक वेदर 6 रेस टू पावर एन कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। देखो अभी हमने कंसेप्ट समझा था, अभी आपने 4 रेस टू पावर एन का असर्शन रीजनिंग में किया था, स्टेटमेंट है सेम वही चीज तो है। 4 रेस टू पावर एन की जगह यहाँ पे क्या है, 6 रेस टू पावर एन, और एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। कह रहा आप यहाँ पे एक एक करके नेचुरल नंबर रखते जाओ। जैसे आप 1 रखो तो 6 रेस टू पावर 1 क्या होगा, 6। 2 रखो तो 6 रेस टू पावर 2 क्या होगा, 36। उसके बाद 3 रखोगे तो 6 रेस टू पावर 3 क्या होगा, 216। तो ये ऐसे कहीं पे भी देखो लास्ट में जीरो नहीं आ रहा है। कह रहा है क्या आगे जाके कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा ये लास्ट में जीरो आ जाए, तो क्या कंसेप्ट बताया था कि 6 के फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 बोथ। 6 के फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 एंड 5 बोथ। अगर दोनों फैक्टर होंगे तभी ये चीज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। इट मस्ट हैव 2 एंड 5 बोथ एज इट्स फैक्टर, इट मस्ट हैव 2 एंड 5 बोथ एज इट्स फैक्टर। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। तो किस तरह से हम इसका एनालिसिस करेंगे, क्या कहोगे, वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, we know that any positive integer ending with the digit 0 or 5 is divisible by 5, right? So its prime factorization must contain the prime 5, so 5 तो होना ही चाहिए ना। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता तो 5 से डिविजिबल होता है नहीं होता, होता है। तो ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन, लेकिन 6 में जो प्राइम नंबर आएंगे वो क्या क्या होंगे, वो 3 होंगे और 2 होंगे। 5 तो है ही नहीं, अगर 5 नहीं है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, 5 नहीं है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कहोगे, 5 does not occur in the prime factorization of 6 raised to power n, therefore 6 raised to power n does not end with the digit 0 for any natural number n। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे, ठीक है। चलो जी आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, देखो कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो नंबरों का रेशियो कितना है, 2 और 3 है, यहाँ से सुनना क्वेश्चन। और दोनों नंबर का एलसीएम कितना है आपका, 180। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले देखो आपको रेशियो गिवन है, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, रेशियो। अगर रेशियो गिवन है तो आप क्या कहोगे, लेट 2 नंबर्स बी 2x एंड 3x। 2 नंबर्स क्या होंगे, 2x एंड 3x। एलसीएम ऑफ 2x और 3x एज पर क्वेश्चन कितना है, 180। तो ये आपने लिखा 180। भाई 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। देखो ना 2x को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू एक्स, और 3x को क्या लिखोगे, 3 इंटू एक्स। जो कॉमन नंबर है उसको तो एक ही बार लिखोगे, बाकी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x और 3x का एलसीएम हमारे अकॉर्डिंगली कितना आएगा, 6x आएगा। कितना आएगा, 6x। तो कहना है सीधा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। भाई अगर 6x आपका 180 के इक्वल है तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको भी सर 180/6, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। इसका मतलब ये हो गया 10 द 2 नंबर आर। पहला नंबर आपका क्या था, 2x, तो ये हो गया 2 इंटू 30। दूसरा नंबर क्या था आपका, 3x, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 30।
तो ये हो जाएगा 60 एंड 90। क्या हो जाएगा? 60 एंड 90। अब आपसे पूछा गया था 60 और 90 का HCF, तो जैसे मेथड मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो। क्या बताया? एक साथ कर दो, ये हो गया 60 और ये क्या हो गया 90। पहले बताओ किससे जाएगा? 2 से। तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, जाएगा 2 से। आगे वाला नहीं जा रहा ना, तो किससे जाएगा? 3 से। 3 से कर दो, ये हो गया 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर किससे जाएगा? 5 से कर दो, 5 2 जा 10, 5 3, अब नहीं जाएगा। तो आपका HCF यहीं खत्म हो गया। तो क्या हो गया? 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। तो आपका जो HCF होगा वो क्या होगा? 30। तो HCF और 2 नंबर इज 30। चलो मैं आगे ले रहे हैं यहाँ तक, ठीक है? बोलो भाई, डाउट है किसी को? नहीं। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। इसको फैक्टर ट्री कहते हैं। फैक्टर ट्री का मतलब आपको देखो यहाँ पे 72 के फैक्टराइजेशन गिवन है, आप यहाँ से देखना इसको। और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यू क्या हो। 72 है, 72 को तो ब्रेक किया है अपने आप ही। देखो 36 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 72 आ जाए 2। तो कहने से दैट सी की वैल्यू 2 होनी चाहिए, यस और नो? ये आ गया 2, 2 को 36 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 18। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 18। अभी आ गया 2, 2 को 18 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 9। और आगे चेक भी कर लो, 3 इंटू 3 9 ही होता है। तो इसका मतलब जो आपका ए है वो क्या है 18, जो आपका बी है वो क्या है आपका 9, और जो आपका सी है वो आपका क्या है 2। तो ये आपका हो गया ABC। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये एक बार आप लोग ट्राई करो, जल्दी बताओ ABC क्या है, कोई बोलेगा नहीं आंसर अब। क्वाइटली इस क्वेश्चन को करो, फिर मैं अभी पूछता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में 432 के फैक्टर्स तो 2 इंटू 216 है, तो ठीक। सिंपल सा तरीका होता है, अगर मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस वैल्यू को इससे डिवाइड करो। तो अगर मैं 216 को 108 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 2। इसका मतलब जो आपका ए है वो क्या होगा? वो होगा 2। में कोई डाउट? अब अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देता हूँ। तो जब आप 108 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो बी आपका कितना आना चाहिए 54। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नहीं। आगे देखो, अब अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है तो आप, ये तो दोनों ही गिवन है, अब ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वैल्यू को आप इस वैल्यू से, यानी कि जो भी फैक्टर गिवन है उससे उसको डिवाइड करना। तो 27 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो इसका मतलब ए आपका क्या होगा 2, बी आपका क्या होगा 54 और सी आपका क्या होगा 3। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना। ऐसे ही आता है फैक्टर ट्री वाले मेथड। ये आपका देखो किस ईयर में आएगा, खुद ही देखो। इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक फैक्टर ट्री, इसको बोलता है फैक्टर ट्री, यानी कि फैक्टर्स को अपने ट्री फॉर्म में दिखाना। बस वो करने की जो ट्रिक होती है वो यही होती है, दो वैल्यूज गिवन होती है, एक फाइंड करनी होती है, उसको डिवाइड करके ऐसे निकालना। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है भाई, ये तो वैसे तो कहने के लिए 2024 लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत बार आया है ये क्वेश्चन एग्जाम। वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है आपका ना, टीचर्स वर्कशॉप, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपको कंफ्यूज कर कैसे करता है। क्या मैंने टीचर्स वर्कशॉप, द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 140। देखो आपको क्या कहा जा रहा है, एक वर्कशॉप है, टीचर्स की वर्कशॉप हुई है, इसमें ऐसे कितने टीचर्स हैं जो फ्रेंच पढ़ाते हैं? आप कहोगे सर 48। कितने हैं? 48। ऐसे कितने टीचर्स हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं? वो है 88। वो कितने हैं आपके? वो 80 है। ये देखो 80 है। और ऐसे कितने टीचर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं? 142। तो इंग्लिश पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं हमारे? 144। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कह रहा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। जैसे आपने मिनिमम देखा आपके दिमाग में क्या आएगा? एलसीएम। यही आ रहा है ना सबके दिमाग में? जैसे आपने मिनिमम देखा आपके दिमाग में क्या आ रहा है? एलसीएम। ध्यान से सुनना, मैं किसी से पूछ सकता हूँ क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड इन ईच। तो कह रहा है कम से कम बताओ कितने कमरों की हमें जरूरत पड़ेगी अगर हर रूम में जो नंबर ऑफ टीचर्स बैठेंगे वो क्या होंगे? वो सेम है।
अगर हर रूम में जो नंबर ऑफ टीचर्स बैठेंगे वो क्या होंगे, वो सेम, एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट, और सारे के सारे सेम सब्जेक्ट के होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पहले लॉजिकली सोचे। सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि एक रूम में मैक्सिमम टीचर कितने आ सकते हैं। निकालोगे नहीं निकालोगे? पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा एक रूम में मैक्सिमम कितने टीचर्स आप बिठा सकते हो, इक्वल अमाउंट। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, HCF। मैक्सिमम का नंबर क्या हो गया। तो सबसे पहले आपको इन तीनों का क्या निकालना है, HCF। तो HCF कैसे निकालोगे, आपने लिखा 48 सॉरी 80, और क्या लिखा आपने 144। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देन 2 4 जा 8 0, देन 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। चलो जी, ये भी हो गया। देन 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देन 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। अब ये नंबर तीनों जो है एक टेबल में नहीं आ, आपका HCF यहीं कंप्लीट हो। तो मेरा जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 × 2 × 2 × 2 बच्चों कितना आएगा, 16। इसका मतलब एक रूम में मैक्सिमम कितने टीचर्स बैठ सकते हैं, 16। अब देखो, फ्रेंच के टीचर कितने हैं, 48। तो फ्रेंच वाले टीचर्स के लिए टोटल कितने रूम चाहिए, 48। तो टोटल टीचर्स है, एक रूम में 16 आएंगे, तो कहने से था 3 टीचर्स चाहिए, यस और नो? कितने चाहिए, 3। हिंदी के कितने टीचर हैं, अभी हिंदी के कितने टीचर हैं, 80। और एक रूम में मैक्सिमम कितने टीचर आएंगे, 16। तो कितने टोटल रूम्स कितने चाहिए, 5। इसमें कोई दिक्कत, क्लियर हो गया यहाँ तक? इंग्लिश के टोटल कितने टीचर हैं, 144। एक रूम में कितने आएंगे, 16। तो आपको कितने टीचर चाहिए, 9। तो टोटल जो रूम्स आपको चाहिए वो कितने चाहिए, 3 + 5 + 9। तो 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 + 5 कितना हो गया, 17। तो ये आपका, ये इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स जिनको आप एक रूम में रख सकते हो, मैक्सिमम। तो सबसे एक्चुअली भी इसमें दिया है मिनिमम, और इसी वजह से एग्जाम में बहुत बारे क्वेश्चन आ चुके, सिर्फ 2024 में नहीं आए, उससे प्रीवियस ईयर में जाओगे तो भी बहुत ईयर में आ चुके। क्लियर हो गया, ठीक है? अब देखो प्रेजेंटेशन कैसे होगी आपकी। सबसे पहले हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ टीचर्स। क्या निकालोगे आप, नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम मस्ट बी, वो क्या होगा, HCF ऑफ 48, 80 एंड 144। ईच रूम में मैक्सिमम कितने टीचर्स आ सकते हैं, वो इनका HCF होगा। वो अभी हमने निकाला कितना है, 60। जैसे आप ये निकालोगे फिर आप क्या कहोगे, सिंस ईच रूम मस्ट हैव द टीचर्स ऑफ सेम सब्जेक्ट, तो नंबर ऑफ रूम्स फॉर फ्रेंच टीचर क्या होगा, 48/16 दैट इज 3। नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी टीचर्स क्या होगा, 80/16 दैट इज 5। एंड नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश टीचर क्या होगा, 144/16 दैट इज 9। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड क्या होगा, 3 + 5 + 9 = 7। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी कुछ इसी तरह से है। देखो आपका क्वेश्चन ये है आपका कि कहता था ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकेंड। क्या था, देखो, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग, और तीनों में जो ट्रैफिक लाइट चेंज होती है उसकी टाइमिंग्स अलग अलग है, वो होती भी है। जैसे जो फर्स्ट रोड क्रॉसिंग है वहां पे हर 48 सेकंड के बाद रेड लाइट चेंज हो जाती है। दूसरी रोड क्रॉसिंग में हर 72 सेकंड के बाद वो रेड लाइट क्या हो जाती है आपकी, चेंज हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और जो थर्ड रेड क्रॉसिंग है उसकी जो रेड लाइट है वो हर 108 सेकंड के बाद चेंज हो जाती है। कह रहा है इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, तो अगर कहता पहली बार सुबह 7 बजे तीनों एक साथ रेड लाइट पर, तीनों क्रॉसिंग में एक साथ क्या थी, रेड लाइट थी, तो बताओ व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट, तो दोबारा ऐसा कब होगा, कितने टाइम के बाद ऐसा होगा, इतने टाइम के बाद मतलब जब ये दोबारा ऐसा होगा तब टाइम क्या होगा। अभी तो कितना टाइम है, सुबह के 7 बजे हुए हैं, अभी कितना टाइम है, मॉर्निंग 7 AM। तब क्या होगा, तब टाइम क्या होगा, क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है इसका आंसर। चलिए एक बार करें। पहले बताओ मिनिमम है तो क्या निकालोगे, LCM। इतना तो यहाँ क्लियर है, क्योंकि हमें पूछा रहा है जल्दी से जल्दी ऐसा कब होगा।
तो आपने ये कहा था रिक्वायर्ड टाइम विल बी द एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। अब एलसीएम जब आप फाइंड करोगे तो 48 जो होगा आपका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो कितने 2 है? 4 और एक 3 है। अच्छा 72 का एलसीएम निकालोगे, 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। बात क्लियर? और 108 का एलसीएम निकालोगे तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। तो इन तीनों का जो एलसीएम है आपका वो क्या हो जाएगा? मैंने कहा था सेम वैल्यू की तो मैक्सिमम पावर, वो यहाँ पे क्या है? 4। सेम वैल्यू की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 4। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो ये हो जाएगा आपका 432 सेकेंड। कोई डाउट है तो बताओ। 432 सेकेंड, यानी कि 432 सेकेंड के बाद दोबारा ऐसा हो। अच्छा 432 को अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ? 60 से। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16। 108 को अगर आप 15 से डिवाइड करते हो, ये देखो 108 को अगर मैं किससे डिवाइड करता हूँ? 15 से। तो 15 7 जा क्या होता है? 105 होता है। होता है ना 105। और 8 माइनस 5 कितना हो गया आपका? 3। कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर? तो इतना तो क्लियर हो गया कि 7 मिनट आ रहा है यहाँ पे। क्या आ रहा है? 7 मिनट। अब अगर आपको आगे सेकंड में निकालना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करो। 63 से कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। अब इस 180 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ, इधर देखो। अगर मैं इस 180 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो 15 1 जा 15, 8 माइनस 5 3 0, 15 2 जा 30। तो इसका मतलब ये हो गया 7 मिनट 12 सेकंड के बाद दोबारा ऐसा होगा। पहली बार जब ये तीनों लाइट एक साथ हुई थी ब्लिंक तो कितना था? 7 AM था। तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 7 बज के 7 मिनट 12 सेकंड। यानी कि इतने AM पे दोबारा ऐसा होगा। अगेन वेरी वेरी गुड। समझ में आ गया? मेरा क्वेश्चन। चले आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? लेट एक्स एंड वाई बी द टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। आपको इनका एलसीएम निकालना और क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। ये क्लियर हो गया? ठीक है। पी की वैल्यू क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और क्यू की वैल्यू क्या है? एक्स वाई क्यूब। और आर की वैल्यू क्या? एक्स स्क्वायर वाई। एचसीएफ क्या होगा? जो तीनों में मिनिमम पावर है कॉमन वेरिएबल की। तो एक्स की मिनिमम पावर कितनी है? 1। और y की मिनिमम पावर कितनी है? 1। यही होगा ना आपका। तो स्मॉलेस्ट पावर अगर मैं x की बात करता हूं तो वो क्या है? 1। और y की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1। इसका मतलब दोनों का एचसीएफ क्या होगा? x की पावर 1 और y की पावर 1, दैट इज एक्स वाई। और एलसीएम के केस में क्या होगा? कॉमन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। और y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। या ना 3 मैक्सिमम पावर। तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 3। अब बाद में उसने चेक करने के लिए कहा है कि दोनों का जो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, जैसे कि एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई है? एक्स वाई। और एलसीएम की वैल्यू कितनी आई है? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। प्रोडक्ट करोगे तो बेस सेम है। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। तो ये आपका एचसीएफ आ गया। क्या ये इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा? आपसे पूछा जा रहा है 3 नंबर। तो P इंटू क्यू इंटू आर, एज पर क्वेश्चन P की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या है? एक्स वाई क्यू। और आर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर वाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है तो पावर क्या होती है? प्लस। तो 2 + 1 + 2। वाई के केस में क्या होगा? 2 + 3 + 1। तो ये हो जाएगा x⁻5 और y⁻6। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। दो वाले केस में होता है ऐसा कि दो नंबर का एचसीएफ उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम जो है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या आता है? इक्वल। तीन में ऐसा नहीं होता। समझा गया? वो क्राइटेरिया सिर्फ दो वाले केस में ही हो। देखो तीनों नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम है वो तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आ रहा। तो आप कहोगे इट इज नॉट इक्वल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है?
क्या था, अर्नब हैज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड रिबन। अर्नब ठीक है, आपके पास जो रिबन है कितने सेंटीमीटर का है, 40 सेंटीमीटर का है, और 84 सेंटीमीटर का ब्लू रिबन है। अब अर्नब ने क्या किया, ही कट्स ईच रिबन इनटू पीसीज। अर्नब ने इन रिबन को पीसीज में कट कर, पढ़ने वाला बच्चा है तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो करेगा ही करेगा, ठीक है। अब इस तरह से अर्नब ने कट किया है कि सभी की जो लेंथ है वो क्या हो, इक्वल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। जब आप इक्वली कट करोगे तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम जो है वो जब आप कट करोगे एक पीस की लेंथ कितनी होगी। तो मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, HCF। मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, HCF। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आपको पता ही है 2⁻³ यानी कि 8 5 जा 40। और 84 क्या होता है, 12 7 जा 84, दैट इज 2 2 जा 4 4 3 जा 12 इंटू 7। जब आप HCF निकालते हो तो कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर, यहाँ पर क्या है कॉमन फैक्टर 2⁻³ और यहाँ पे है 2⁻²। तो मिनिमम पावर कितनी है, 2⁻²। इसका मतलब लेंथ ऑफ ईच इक्वल पीस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलें आगे, ठीक है। चलो, सेम क्वेश्चन अभी ऐसा किया था। पहले बता लार्जेस्ट का मतलब HCF। कह रहा वो लार्जेस्ट नंबर बताओ, जब उस नंबर से आप 100 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4। जब आप उस नंबर से 245 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5। जब आप उसी नंबर से 343 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 7। सबसे पहले क्या बताया था, इनको माइनस कर दो, वेरी गुड, इनको क्या कर दो, माइनस। तो 100 - 4 कर दिया, 245 -5 कर दिया, और 343 -7 कर दिया। तो ये आ जाएगा आपका 96, ये आपका आ जाएगा 240, और ये आपका आ जाएगा 336। जब इसकी फैक्टराइजेशन करोगे तो 96 की फैक्टराइजेशन में आएगा 2⁻5 × 3। 240 की फैक्टराइजेशन में आएगा 2⁻4 × 3 × 5। और 336 की फैक्टराइजेशन करोगे तो 2⁻4 × 3 × 7। अब HCF में जो कॉमन वेरिएबल होता है उसकी मिनिमम पावर वो क्या है, 2⁻4। कॉमन वेरिएबल है उसकी मिनिमम पावर वो क्या है, 3। तो ये आपका 48 आएगा, यही आपका वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो गया।